अगला जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब आपको एक इंडक्टर को कनेक्ट करना है। इंडक्टर किसको बोलते हैं, किसी भी कॉइल या जो सोलेनॉइड होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टर। कोई भी कॉइल हो सकती है, कोई भी सोलेनॉइड हो सकती है, उनको क्या बोला जाता है, इंडक्टर बोला जाता है। ये कोई इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, और ये कोई ऐसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा रखा है जिसकी वैल्यू है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि टाइम t के ऊपर अगर वोल्टेज की वैल्यू E है तो उसी टाइम t के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, I की वैल्यू फाइंड करनी है। वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों को। इसलिए आपको करंट की इक्वेशन बनानी है। अब कैसे बनाएंगे, पहले तो इसका जो बिहेवियर है वो समझते हैं कि इंडक्टर क्या काम करता है। तो कोई इंडक्टर बोला जाता है किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड को, और इन दोनों की ही एक प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट के चेंज होने का अपोजिशन करते हैं। जब भी किसी भी इंडक्टर से यानी कि किसी भी कॉइल से या किसी भी सोलेनॉइड से पास होने वाला करंट चेंज होता है तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, जिसमें क्या होता है किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट चेंज होने से उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सोलेनॉइड के अंदर या इस कॉइल के अंदर या इस इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ में, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो टाइम के साथ में चेंज होगा। और जब भी वोल्टेज चेंज होता है तो इससे जो करंट सर्किट में फ्लो होगा वो भी टाइम के साथ में चेंज होगा। और अगर करंट चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इस इंडक्टर के अंदर करंट के चेंज होने से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इस करंट के चेंज होने का अपोजिशन करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा हूं। करंट इधर फ्लो हो रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिशन कर रहा है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिशन करेगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, इसके चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो लेंज ने यही बोला था कि जब भी किसी भी सर्किट में या किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसका अपोजिशन करेगा, अप्लाइड वोल्टेज का। इसलिए मैं एक माइनस का सिंबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ई मतलब क्या है, अप्लाइड वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एसी वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और स्मॉल ई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये माइनस का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिशन कर रहा है। ठीक है, अब ई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे जो कि है माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये जो ई है यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको यहां से पुट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो माइनस का सिंबल है ये दोनों साइड में कैंसिल, तो डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आई इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। आया समझ में। तो ये अपने पास में डी आई की वैल्यू आ गई, मतलब चेंज इन करंट की वैल्यू आ गई। भाई यहाँ पे सर्किट में करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा ना, तो कितना चेंज होगा किसी भी dt टाइम के अंदर वो इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। लेकिन हमें तो करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है कि सर्किट में टाइम t के ऊपर करंट कितना है, I फाइंड करना है। अब di से I बनाने के लिए हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो जी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, di का इंटीग्रेशन हो जाएगा I, ई नॉट और एल यहाँ पे कांस्टेंट है उनको अलग कर लिया। जो साइन ओमेगा टी है इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ओमेगा टी। क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, और क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो तो टी के मल्टीप्लाई में अगर कुछ है तो वो भी अपॉन में लिखना पड़ेगा, अपॉन में ओमेगा भी आएगा। ठीक है जी, इक्वेशन बन गई अपनी, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इक्वेशन तो आ चुकी है लेकिन ये कॉस फंक्शन आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको वोल्टेज से कंपेयर करना चाहूं तो इसमें साइन फंक्शन है और इसमें क्या है, कॉस फंक्शन है। दोनों मिसमैच कर रहे हैं, दोनों को
साइन फंक्शन होना चाहिए या फिर दोनों को ही कॉस फंक्शन होना चाहिए, तभी हम कंपेयर करके बता पाएंगे कि किसका फेज ज्यादा है, किसका फेज कम है, या दोनों सेम फेज में है। यहां से तो आपको ये लग रहा होगा कि दोनों का फेज सेम है तो ये दोनों सेम फेज में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो साइन फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। सेम फंक्शन बनाओ पहले। तो कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। कॉस को साइन में चेंज करने का तरीका है, आप कोस थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ये इधर लिख के बता रहा हूं, कोस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखो। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर। इसी तरीके से साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखोगे, वो भी कॉस थीटा के बराबर आएगा। अभी हम क्या चूज कर रहे हैं यहाँ पे? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोस ओमेगा टी है, इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा ई नोट और ओमेगा एल, ये तो मैंने एज इट इज लिखा है। और कोस ओमेगा टी को साइन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिखूंगा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ऐसा करना पड़ेगा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो उस फॉर्मूले से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक और प्रॉपर्टी आप यहां पे याद रखो कि जो साइन फंक्शन है उसके अगर आगे एंगल नेगेटिव में लिखा हुआ है, साइन माइनस ऑफ थीटा लिखा हुआ है, तो ये माइनस सिंबल आगे ले जाया जा सकता है और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा के बराबर। साइन माइनस ऑफ थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये देखो यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है, क्या मैं इसको इस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको इस थीटा से मल्टीप्लाई करके साइन माइनस ऑफ थीटा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैथमेटिकली करेक्ट है ये। तो मैं भी यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, ये माइनस सिंबल हटाने के लिए इसको इस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये है अपना थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस सिंबल को, तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? I इक्वल टू ई नोट अपॉन ओमेगा एल, और ये माइनस हट चुका है, ये अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो माइनस में आ गया और ये हो गया प्लस। तो ये पहले लिख देते हैं, ये आएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आ गया अपने पास में आई की वैल्यू, ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, कैसे? देखो यहां पे जो करंट की इक्वेशन है वो है ई नोट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू मुझे इससे कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी होगी, तो करंट की वैल्यू ई नोट ओमेगा एल और साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। लेकिन ये तीन चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, ई नोट कांस्टेंट है, ओमेगा एल भी कांस्टेंट है, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो हमेशा इतनी ही रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे टी बदलेगा ये वैल्यू बदलती रहेगी और इसके अकॉर्डिंग साइन फंक्शन की वैल्यू भी बदलती रहेगी। जिस इंस्टेंट पे साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी उस टाइम पे आपको करंट क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम मिल रहा होगा, क्योंकि बाकी चीजें तो टाइम के साथ में चेंज हो नहीं रही है। जो चेंज हो रही है वो ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो साइन फंक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से ऊपर कभी नहीं जाता साइन फंक्शन। इसका मतलब जब ये वाली वैल्यू 1 बन रही होगी तो आपको करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही होगी, जिसको मैं आई नोट बोल देता हूं। तो बताओ आई नोट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? जब ये 1 बनेगा तो ई नोट अपॉन ओमेगा एल इंटू 1 क्या आएगा? ई नोट अपॉन ओमेगा एल के बराबर आएगा। आया समझ में? जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम बन रही होगी यानी कि 1, उस टाइम पे करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा और उस मैक्सिमम करंट को हम क्या बोलते हैं? आई नोट बोलते हैं, इसलिए मैंने आई नोट लिख दिया इसको। तो आई नोट किसके बराबर है? ई नोट अपॉन ओमेगा एल के बराबर है, क्योंकि ये तो 1 बन गया ना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप इस ई नोट अपॉन ओमेगा एल को आई नोट लिख सकते हो। तो इक्वेशन सिंप्लीफाइड होके क्या बन जाती है? आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई। आया समझ में? अब चेक करके बताओ कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो हमने क्या एज्यूम करी थी? E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट की इक्वेशन अपने पास निकल के आ रही है वो क्या आ रही है? I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अलग अलग है फेज। इसका मतलब इस बार वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा? फेज डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन ओमेगा एल, अगर मैं इसको
ई नोट अपॉन आई नोट लिख दूं तो ये किसके बराबर आएगा? ई नोट अपॉन आई नोट किसके बराबर आएगा? ओमेगा एल के बराबर आएगा। और एक चीज सोच के बताओ कि ये है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ये है करंट की मैक्सिमम वैल्यू। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? ये तो रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये कोई रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस टाइप की चीज तो भाई लग नहीं रही है क्योंकि आर तो इसमें है ही नहीं। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस आया है फिर? ई नोट अपॉन आई नोट हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन किस टाइप का रेजिस्टेंस है? तो ये है अल्टरनेटिंग करंट के लिए इंडक्टर का रेजिस्टेंस। हमको पता है कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, जब उसमें से फ्लो होने वाला करंट चेंज होता है तो उसको अपोज करता है सेल्फ इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी की वजह से। तो जैसे इस इंडक्टर के थ्रू आप अल्टरनेटिंग करंट को पास करवाओगे तो ये क्या करेगा? उसका अपोजिशन करेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, इसलिए उसको अपोज कर रहा है। और अगर ये उसको अपोज कर रहा है, अगर ये इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को अपोज कर रहा है तो कितना अपोज करेगा उसको बताने के लिए ये टर्म है ओमेगा एल। तो ये है इंडक्टर का एसी के लिए रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडक्टर एसी को अपोज करता है, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने से रोकता है, क्योंकि वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा होता है। तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करके उसको रोकने की कोशिश करता है। तो कितना रोक पाएगा कोई भी इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को, वो इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं ओमेगा एल को। इसको एक्स एल से डिनोट किया जाता है और इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे इसको। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसका नाम क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। बोलो आया क्या समझ में? किसी भी इंडक्टर का अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो वो एसी को ज्यादा अपोज करेगा। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं साथ ही, अगर मैं यहां पे कोई डीसी वोल्टेज सोर्स लगा देता तो बताओ डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? क्या डीसी टाइम के साथ में चेंज होता है? नहीं जी। डायरेक्ट करंट या डीसी टाइम के साथ में चेंज नहीं होता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। और अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो ओमेगा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो ओमेगा भी 0, और 0 से एल को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब डीसी करंट के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक्सएल फॉर डीसी विल बी 0। इसका मतलब यह है कि जो इंडक्टर है वो डायरेक्ट करंट या डीसी का अपोजिशन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? डायरेक्ट करंट या डीसी का अपोजिशन नहीं करेगा। जो इंडक्टर है वो डीसी का अपोजिशन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता। और इंडक्टर किसका अपोजिशन करता है? चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है, जो एसी के केस में ही होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का तो अपोजिशन करेगा इंडक्टर, लेकिन डायरेक्ट करंट या डीसी का अपोजिशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और फ्रीक्वेंसी 0 होने से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए वो बिल्कुल अपोज नहीं करेगा उसको। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म डायग्राम। अब वो देखो कैसे बनाना है। हमने अभी वोल्टेज की इक्वेशन देखी, y इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने एज्यूम किया था वोल्टेज सोर्स सर्किट के अंदर, और जो करंट की इक्वेशन हमने फाइंड करी थी वो आई थी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई करंट की। अब दोनों का फेज देख के आप इजीली बता सकते हो कि किसका फेज ज्यादा है। बताओ किसका फेज ज्यादा है? वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये तो ओमेगा टी से कम हो गया ना। इसका मतलब फेज किसका ज्यादा है? वोल्टेज का। जिसका फेज ज्यादा होता है वो हमेशा लीड करता है, जिसका फेज कम होता है वो हमेशा लैग करता है। याद रखना है। तो यहां पे लीड कौन करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। करंट क्या करेगा? लैग करेगा। अब इनके बीच में फेज डिफरेंस भी बता देते हैं। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फेज डिफरेंस इक्वल टू फेज ऑफ वोल्टेज यानी कि ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ करंट यानी कि ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा प्लस का पाई बाय 2, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इंडक्टर वाले केस में प्लस पाई बाय 2 है। कितना है फेज डिफरेंस? प्लस पाई बाय 2 के बराबर है। ठीक है। अच्छा जी, अब पहले वेवफॉर्म डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखो, पहले वोल्टेज की इक्वेशन देखो, ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ये लो जी,
ये है वोल्टेज की वेव फॉर्म। फिर आपको क्या करना है, करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। लेकिन क्या करंट की वेव फॉर्म सेम पॉइंट से ड्रॉ करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये जीरो वाला पॉइंट होता है, ये है पाई, ये है यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे होगा 3 पाई, यहाँ पे बीच में क्या होगा π/2, है ना, यहाँ पे होगा 3 π/2। इस तरीके से आगे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन है E = E0 sin ωt, जिसकी वेव फॉर्म हमने ड्रॉ कर दी। करंट की जो इक्वेशन है वो है I = I0 sin ωt माइनस π/2। इसका फेज कम है, जिसका फेज कम है उसको बाद में ड्रॉ करना है, जिसका फेज ज्यादा है उसको पहले ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपने वोल्टेज को यहां से ड्रॉ किया है जीरो वाले पॉइंट से, तो करंट वाले वेवफॉर्म को आपको कितना फेज कम है इसका π/2, तो π/2 एंगल बाद में इसको ड्रॉ करना है। देखो यहां से इसको ड्रॉ किया जाएगा करंट वाली वेवफॉर्म को, यह है करंट की वेवफॉर्म। अब देखो मैंने इन दोनों के बीच में एक गैप दिखाया यहाँ पे कि पहले कौन सी ड्रॉ करी है वोल्टेज वाली वेवफॉर्म और बाद में किसको ड्रॉ किया है करंट वाली वेवफॉर्म को, है ना। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है और करंट यहाँ पे लेग करना है। दोनों को एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं हो कि यहाँ से करंट वाली जो वेवफॉर्म है उसको नीचे ड्रॉ कर दो आप, ऐसा नहीं। एक ही डायरेक्शन में दोनों को ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज वाली वेवफॉर्म को ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है तो करंट वाली वेवफॉर्म को भी ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करना है। और कितने एंगल बाद में मैंने ड्रॉ किया π/2 एंगल बाद में। इसका मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है π/2 का है। ये वेवफॉर्म डायग्राम से पता चलेगा। ठीक है, आया समझ में ये। फिर हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। पहले वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करते हैं। तो वोल्टेज का फेज देखो कितना है ω/t। तो एक्स एक्सिस से ω/t एंगल पे आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है और लिख देना है इसके ऊपर E0। ठीक है, तो ये है वोल्टेज का फेजर। ऐसे ही करंट का फेजर कहां पे ड्रॉ करोगे अब, तो ये है करंट का फेज ω/t माइनस π/2। कितना है ω/t माइनस π/2। ω/t में से π/2 कम है तो ω/t वाली लाइन तो ये है। अगर प्लस π/2 होता तो मैं और आगे चला जाता, अगर माइनस π/2 है तो पीछे आना पड़ेगा। मतलब करंट का फेजर ड्रॉ करूं तो वो मुझे कहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो वोल्टेज का फेजर है इससे 90 डिग्री पीछे दिखाना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका फेज 90 डिग्री कम है। अगर ये प्लस π/2 होता तो मैं इसको आगे ड्रॉ करता, 90 डिग्री आगे इधर ड्रॉ करता ऐसे। तो ये है करंट का फेजर। और ये जो एंगल है ये कितना होगा देख के बताओ। अगर ये ω/t है और ये टोटल एंगल 90 है तो ये कितना होगा, ये होगा π/2 माइनस ω/t। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि एंगल को हम, इस वाले एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं। एंगल जब भी मेजर होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है, तब उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर वो एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो उसको आपको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास में ये जो एंगल आया इसके आगे माइनस का सिंबल लगेगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ω/t माइनस π/2 बन जाएगा। आया समझ में, मतलब इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ लिखा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है। अब एक चीज और चेक कर लो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फेजर हो उसका वाई कंपोनेंट, किसी भी फेजर का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका वाई कंपोनेंट लेते हैं, देखते क्या आता है। वोल्टेज वाले फेजर का वाई कंपोनेंट लेके देखेंगे तो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट इधर कॉस आएगा, दूसरे वाला आएगा साइन। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना आएगा, ये आएगा E0 साइन ω/t। क्या ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर आ रहा है? हाँ जी, मतलब फेजर डायग्राम सही है। करंट का फेजर है उसका भी वाई कंपोनेंट ले लो। कैसे लेंगे वाई कंपोनेंट, तो इसका इधर कंपोनेंट लेना है इधर। तो ये तो है, ये वाला एंगल कितना है ω/t माइनस π/2, तो इधर तो आएगा कॉस वाला कंपोनेंट और इधर आएगा साइन वाला कंपोनेंट। तो ये नीचे की तरफ आएगा और कितना आएगा बताओ, ये आएगा I0 साइन ω/t माइनस π/2। बोलो आया कि नहीं आया। ये है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर एकदम। तो इस तरीके से आपको फेजर डायग्राम बनाना है।
तो फेजर डायग्राम से हमको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये कि क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में है या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है। अगर ये आगे पीछे हैं दोनों फेजर, इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। और कितना फेज डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में एंगल से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। और जो आगे की तरफ होगा ना, आगे की तरफ वो लीड करेगा और जो पीछे की तरफ होगा वो हमेशा लैग करेगा। वो आप फेज को देख के भी बता सकते हो और फेजर डायग्राम को देख के भी बता सकते हो। आसान है एकदम। एक क्वेश्चन करके देखा जाए। एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लो। ये बोल रहा है कि इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 44 मिली हेनरी, ठीक है, और इसको हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जिसकी आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। एक चीज याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट या पावर की वैल्यू दे रखी है तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यूज होती है। और अगर आपको पूछा जाता है तो वो भी आपको हमेशा आरएमएस वैल्यू पूछी जाती है, चाहे वो बताए या नहीं बताए। अगर उसने क्वेश्चन में ये बोल ही दिया कि मैक्सिमम करंट बताओ तो अलग बात है। बाकी अगर वो बोले कि बताओ कि सर्किट में करंट कितना है, जैसे इसमें पूछा है कि डिटरमाइन द, इसमें तो चलो बोला इसने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट पूछी है, लेकिन अगर ये आरएमएस वर्ड ऐड नहीं करता और ये पूछता है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट, तब भी हम आरएमएस वैल्यू ही बताते। अल्टरनेटिंग करंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज मानी जाती हैं वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यूज होती है। तो वही हमेशा बताई जाती हैं और वही हमको गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है एसी की 50 हर्ट्ज के बराबर, और आपको पूछा है कि आरएमएस करंट बताओ, तो आईआरएमएस कैलकुलेट करना है। सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज को हम ईआरएमएस लिखेंगे क्योंकि हमें आरएमएस करंट फाइंड करना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप आरएमएस करंट फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे ईआरएमएस आएगा। अगर आप आई नोट फाइंड कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर ई नोट आएगा। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ई आएगी। उसके अकॉर्डिंग लिखना है दोनों साइड में। तो वोल्टेज को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से तो अपने पास क्या आएगा, करंट। लेकिन रेजिस्टेंस तो सर्किट में है ही नहीं, ये तो इंडक्टर वाला सर्किट है। और क्या इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, रेसिस्ट करता है? हाँ जी, रेसिस्ट करता है। उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल। तो यहाँ पे एक्सएल आएगा आर की जगह। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस होता तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। अभी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है, तो इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ हमको क्वेश्चन में गिवन है तो हम इजीली ये आरएमएस करंट फाइंड कर सकते हैं। देखो ई आरएमएस कितना है 220, ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई और एफ की वैल्यू 50 दे रखी है, इनटू एल। एल कितना है 44 मिली हेनरी, मिली मतलब 10 की पावर -3। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको कैलकुलेट करोगे ना पूरे को तो ये आएगा 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, फिर ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि 100/2 पाई, यानी कि 50/पाई एम्पियर आप इसको बोल सकते हो। तो आंसर क्या है 50/पाई एम्पियर। ये अपना फाइनल आंसर है। ये है आरएमएस करंट इन द सर्किट, ठीक है।